संस्कृत की क्लास में आज हम श्लोक की संस्कृत व्याख्या समझेंगे। आपके 3-4 पॉइंट हैं। एक है श्लोक की संस्कृत व्याख्या, एक है नाट्यांश की संस्कृत व्याख्या, एक है श्लोक और गद्यांश का हिंदी भाषा में अनुवाद। तो आप इन चारों ही चीज़ों को थोड़ा ध्यान से समझें। मैं आज चारों ही चीज़ें समझा रही हूँ। श्लोक की संस्कृत व्याख्या, नाट्यांश की संस्कृत व्याख्या, श्लोक का और गद्यांश का हिंदी भाषा में अनुवाद। तो पहले आप श्लोक की संस्कृत व्याख्या समझें कि कैसे की जाती है। जैसे कि एक श्लोक है, ये पाठ 3 से लिया है। तो ये श्लोक है। सबसे पहले प्रसंग लिखा जाता है। प्रसंग में अयम श्लोकः अस्माकं स्पंदना इति पाठ्यपुस्तकस्य स्वराष्ट्रगौरवम्, जो तीसरा पाठ है उससे ये श्लोक है। जिस भी पाठ से है उस पाठ का नाम आएगा। ये अपनी पाठ्यपुस्तक का नाम है। इति पाठात् उद्धृतः अस्ति। मूलतः अयं श्लोकः श्रीमद् अमृत वाग्भः आचार्यः महोदय रचितात् राष्ट्रवेदात् संकलितो अस्ति। यह जो लिखना है यह आपके हर श्लोक के पीछे कोष्टक में लिखा हुआ है। तो कोशिश करें इनको याद करने की, ताकि यह प्रसंग में लिखने के लिए काम आवे। फिर है श्लोके अस्मिन् कवि राष्ट्रम पद परिभाषिते, यानी इस श्लोक में किसके बारे में बताया गया है वो आपको एक लाइन में लिखना है कि श्लोके अस्मिन्, यानी इस श्लोक में कवि राष्ट्र पद को परिभाषित कर रहा है कि यहाँ पर इस श्लोक में किसके बारे में बताया कि एक राष्ट्रम निगद्यते, यानी एक राष्ट्र निगद्यते यानी कहा जाता है कि एक राष्ट्र कहा जाता है। तो इसमें एक राष्ट्र को परिभाषित किया गया है। इससे जैसे कोई दूसरा श्लोक भी है उसमें किसके बारे में बताया है वह आपको वहाँ लिखना है। तो पहला काम है पाठ्यपुस्तक का नाम, फिर दूसरा पाठ का नाम, फिर तीसरा कहाँ से लिया गया है, और चौथी लाइन लिखनी है कि इसमें किसके बारे में बताया गया है। ओके। फिर है अन्वय। अन्वय का मीनिंग है कि यह जो श्लोक है इसको आप जैसे हिंदी भाषा में बोल रहे हो उसको सरल करके लिखना। जैसे कि अपन साधारण सी भाषा में अगर हिंदी का सेंटेंस कहूँ कि वह जाता है, ठीक है, तो इसको संस्कृत में कहेंगे वह विद्यालय जाता है, तो सह विद्यालयम गच्छति। अगर इसी सेंटेंस को मैं लिखूं गच्छति सह विद्यालयम, सेंटेंस तो सही है, गलत नहीं है, लेकिन कर्ता कर्म और क्रिया के अनुसार उस सेंटेंस को थोड़ा क्रम बदल दिया गया है। तो उसको आप सही क्रम में लिखें, सही सरल भाषा में लिखें, यह होता है अन्वय। तो आप उसको सरल भाषा में सरलीकरण करके लिखें कि आपको उसको पढ़े तो उसका हिंदी अनुवाद कर्ता कर्म क्रिया के अनुसार जम जावे। तो देखें, श्लोक का पहले अपने को उसका हिंदी अनुवाद आना चाहिए कि समान संस्कृति मताम, यानी समान संस्कृति को मानने वाले जितनी पितृ यानी पिता की भूमि और पुण्य भूमि में तावती उतनी भुवम आवृत्य, भूमि को ढक करके रहते हैं या भूमि को घेर करके रहते हैं, राष्ट्रम एकम निगते, उसको राष्ट्र कहते हैं। ओके। तो यहाँ पर संधि विच्छेद है, यहाँ पर संधि विच्छेद है, तो हम इन दोनों शब्दों को टुकड़े करके लिखेंगे। जहाँ पर लग रहा है कि संधि विच्छेद है आप उनको टुकड़ा करके छोटे शब्दों में लिख दो। तो यहाँ पर सीधी सीधी है कि समान संस्कृति को मानने वाले जितनी पिता की भूमि और पुण्य भूमि पर रहते हैं उतनी भूमि को एक राष्ट्र कहते हैं। ओके। तो इसका अन्वय हुआ समान संस्कृति मताम यावती पितृ पुण्य भू तावती, यह मैंने कहा संधि विच्छेद है, तो भुवम प्लस आवृत्य, तो भुवम आवृत्य, यह संधि विच्छेद है। किसको कहा है तो राष्ट्रम एकम, तो अपन बोलते हैं तो क्या कहेंगे एक राष्ट्र। राष्ट्र एक कहते हैं नहीं कहते, हम कहेंगे एक राष्ट्र कहते हैं, तो एकम राष्ट्रम निगद्यते। ओके, ये हो गया अन्वय।
फिर आती है संस्कृत व्याख्या। संस्कृत व्याख्या का मतलब है कि यह जो शब्द दे रखे हैं इन सब के आपको पर्यायवाची लिखने हैं, ये शब्द नहीं लिखने। हाँ ठीक है, किसी शब्द का नहीं आ रहा है तो आप योगायोग लिख सकते हैं कि किसी शब्द का पर्याय बहुत ही टफ है, अपने को नहीं आ रहा है, नॉर्मली अपने को आ जाता है, तो उन शब्दों को आप पर्यायवाची के रूप में लिखना है। उन्हीं शब्दों को नहीं लिखना है, उनकी जगह दूसरे शब्द का प्रयोग लिखना है, लेकिन ऐसे शब्द को लिखना है उसका मतलब वही लिखना निकलना चाहिए। जैसे देखिए समान, समान यानी सदृश, संस्कृति का मतलब संस्कृति होता है तो संस्कृति लिख दिया। मताम यानी युता नाम, जना नाम यानी ये अपन ने सेंटेंस बनाने के लिए जोड़ा कि लोगों को, यावत यावती को, यावत पर्यंतम यानी जितनी तक, पितृ तो पितृ ही कहेंगे, पुण्य तो पावन, भूमि को भू, अस्ति है। फिर है तावती तो तावत, एव धराम भूवम यानी पृथ्वी तो पृथ्वी को और क्या कहते हैं, धरा, इसकी जगह आप वसुंधरा लिख सकते हैं, और कुछ भी आपको पर्यायवाची आ रहा है वह लिख सकते हैं। अधिकृत, आवृत्य, आवृत्य को कहते हैं अधिकृत्य या आवरण कृत्वा, ढक करके, यत की स्थानम भवति जितना स्थान होता है, जितना स्थान में रहते हैं, तद एव वह ही, राष्ट्रम एकम एक राष्ट्रम भवति होता है। एक एवह विचारधाराया अर्थात एक ही विचारधारा में जनाः यत्र निवसन्ति जहाँ निवास करते हैं, तदेव राष्ट्रम भवति वही राष्ट्र होता है। या फिर एक राष्ट्रम कथयते एक राष्ट्र कहते हैं, निगद्यते का मतलब कहते हैं या परिभाषित करते हैं। तो इस प्रकार से इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। फिर आता है विशेष। विशेष में एक लाइन तो आप पूरी पक्की याद कर लें कि भाषा सरला सुबोध च अस्ति, कि भाषा सरल है सुबोध है। ऐसा का ऐसा आपने को हिंदी में याद रख लेना है कि भाषा सरल सुबोध है। फिर है इसमें आपको संधि, समास, प्रत्यय, जो कुछ भी ग्रामर का अव्यय, जो भी ज्ञान है, जो भी शब्दों का लग रहा है वो यहाँ लिखना। जैसे कि पितृभूत्वम या पितृभूत्व प्रत्यय है, राष्ट्रम एकम संधि विच्छेद है, यावती तावती अव्यय पदम है। तो जितना आपको इन शब्दों में संधि, समास, प्रत्यय, अव्यय जो भी आता है वो आपको सारा लिखना है विशेष में। तो इस प्रकार से यह है आपकी संस्कृत व्याख्या। 3 से 4 नंबर का ये प्रश्न आपके बोर्ड में होगा। तो ये थी श्लोक की संस्कृत व्याख्या। अब मैंने आपको 4 चीज़ें बताई थी। अब है नाट्यांश की संस्कृत व्याख्या। क्या थी? नाट्यांश की। नाट्यांश में भी सेम यही चलता है, लेकिन इसमें क्या होता है, अन्वय नहीं आता है। आपको मैंने चौथा पाठ पढ़ाया था, जम्बश सिंह दंताश्ते गणेशे, यानी हे शेर तेरा मुंह खोल मैं तेरे दांत को गिनूंगा, वो वाला पाठ है, ये उसी पाठ से आएगा। फिर बोर्ड में एक और है, अथवा में आएगा लेसन नंबर 11 महाराणा प्रताप वाला। तो वो दोनों अथवा में आएंगे, तो आपको दोनों में से कोई एक करना है। तो आप एक पाठ को अच्छे से पढ़ लेवें। तो यह था नाट्यांश संस्कृत व्याख्या। तो नाट्यांश में क्या नहीं आएगा, अन्वय नहीं आएगा। जैसे कि ये श्लोक में अन्वय दिया था, ये वाला यह अन्वय था, यह नाट्यांश में नहीं आएगा, बाकी सारी चीज़ें आएगी। तो यहाँ लिखा है नाट्यांश में प्रसंग, प्रसंग में आप लिख सकते हो प्रस्तुत नाट्यांश अस्माकं पाठ्यपुस्तक स्पंदना इति पाठात् जम्ब सिंह दंतास्ते गणेशे इति पाठात् उद्धृतः अस्ति। ओके। फिर अस्मिन् नाट्यांशः विज्ञानशाकुन्तलं नाटकान् उद्धृतः अस्ति या संकलितो अस्ति। फिर लिख दिया। फिर जो भी नाट्यांश दिया है उसमें क्या बताया गया वो आप एक लाइन में लिख देवें। फिर उसकी संस्कृत व्याख्या लिख दें। संस्कृत व्याख्या कैसे लिखेंगे, क्योंकि नाट्यांश है तो 2-3 जनों के बीच में वार्तालाप होगी, नाटक के रूप में होगा। तो राजा क्या कह रहा है, तो राजा बालः प्रथमा द्वितीया तापसी, फिर ऐसे लिख के फिर उसके वाला आगे वाला सेंटेंस लिख के वो जो सेंटेंस लिखा है उसको आपको पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करके उसी सेंटेंस को वापस पूरा लिखना है। फिर वापस आ जाएगा विशेष। तो ये थी नाट्यांश की संस्कृत व्याख्या। आपके अभी जो त्रैमासिक पेपर होगा उसमें ऐसी
आएगी, नाट्यांश की संस्कृत व्याख्या आएगी, श्लोक की संस्कृत व्याख्या आएगी। फिर एक प्रश्न आता है श्लोक का या गद्यांश का हिंदी भाषा में अनुवाद, या तो एक श्लोक मतलब एक श्लोक की का हिंदी अनुवाद आएगा और एक गद्यांश का। तो गद्यांश में तो महाराणा प्रताप वाला जो पाठ है वहाँ से, और श्लोक का तीसरा पाठ है। तो इसमें क्या लिखेंगे, प्रसंग लिखेंगे, फिर कठिन शब्दार्थ लिखेंगे, फिर हिंदी भाषा में अनुवाद लिखेंगे और फिर लिखेंगे विशेष। ये मैंने आपको क्रम बताया, इसके अंदर आपको पूरा लिखना है, आपका सीक्वेंस जो है वो यही होना चाहिए। फिर है श्लोक का लिखना है, तो श्लोक में आएगा प्रसंग, और जो श्लोक में संस्कृत व्याख्या थी वहाँ पर भी अपन ने अन्वय लिखा, तो श्लोक का हिंदी भाषा में अनुवाद है तब भी अपन लिखेंगे अन्वय। फिर उसमें आएगा कठिन शब्द, फिर हिंदी अनुवाद आएगा, फिर आएगा विशेष। प्रसंग में वही हिंदी में लिखना है, या संस्कृत में नहीं लिखना है, ऊपर संस्कृत में लिखना था, यहाँ लिखना है प्रस्तुत श्लोक या प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के पाठ इसमें से लिया गया है, इसमें यह बताया गया है, इस प्रकार से। फिर कठिन शब्द जो मीनिंग है वो लिखना, फिर हिंदी अनुवाद जो श्लोक का या जो उस गद्यांश का हिंदी अनुवाद है वह आपको लिखना है, और फिर विशेष में भाषा सरल सुबोध है, और फिर वही ग्रामर वाली बात आ गई, इसमें भी संधि समास प्रत्यय वगैरह जो कुछ भी है वह सब इसमें लिखना है। तो इस प्रकार से यह आपके श्लोक की संस्कृत व्याख्या हुई, लिखना ऐसे ही है। यह नाट्यांश की संस्कृत व्याख्या, यह श्लोक और गद्यांश का हिंदी अनुवाद। तो ये 4 प्रश्न है आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट। फिर आता है एक प्रश्न कि मंजूषाद उचित पदानी चित्वा द्वयो सखियो संवाद पूर्यते, यानी आपको लिखना है संवाद लेखन। ये प्रश्न कैसे आएगा, एक पैराग्राफ है, ये बॉक्स बना हुआ है जिसको कहते हैं मंजूषा। यह बॉक्स है, इसमें से इन शब्दों का लेते हुए जहाँ जहाँ ये डैश डैश है इनमें इन शब्दों को आपको इसमें भरना है। आपको कॉपी में वापस यूं का यूं लिखना है, जो जो डैश डैश है वहाँ डैश डैश करके नीचे लाइन खींच के इनमें से शब्दों को भरते हुए, यह आपको आपकी जो एग्ज़ाम की कॉपी है उसमें पूरा लिख के जो भी शब्द भर रहे हो उसके नीचे अंडरलाइन करना। जैसे कि स्वागत ते अश्याम, तुम्हारा स्वागत है कहाँ पर, अश्याम कक्षायाम, थोड़ा यूँ भी दिमाग लगा लें, याम स्वागत है तुम्हारे इस कक्षा में। अब ये कक्षायाम लिख के नीचे अंडरलाइन। फिर धन्यवाद, फिर प्रिय सखी किम, हे सखी तुम्हारा क्या है, तव यानी तुम्हारा नाम क्या है। मम नाम सुधा अस्ति, सुधे कस्मात, ये है कस्मात, तो किसी किसी के पीछे विद्यालयात स्थानांतरण वशात। अब 2 पे पंचमी विभक्ति है तो अपने को दिमाग में लगाना है कि सुधा है सुधे, कस्मात आगता, कहाँ से आई है, तो कहाँ से आई होगी, कहीं किसी विद्यालय से आई होगी, तो कस्मात विद्यालयत आगता, किस विद्यालय से तुम आई है। 2 सखी हैं, उनके बीच में वार्तालाप हो रहा है। एक जो सखी है वो नई आई है, नया एडमिशन हुआ है, तो दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। अहम जयपुर नगर से केंद्रीय विद्यालय आगत, मैं जयपुर नगर के केंद्रीय विद्यालय से आई हूँ। अहम अपि, मैं भी नवम कक्षा 9वीं कक्षा तक पर्यंतम मतलब तक तत्र एव अपठम, वहीं पर पढ़ती थी। पितुः, पिता के स्थानांतरण वशात अत्र आगता, पिता के स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफ़र हो जाने की वजह से मैं यहाँ पर आ गई। अहम अपि अनेन एव कारणेन अत्र, मैं भी इसी कारण से अत्र आगता, यहाँ आई हूँ। अधुना त्वं कुत्र, अभी तुम कहाँ, कुत्र वससि, रह रही हो, तुम अभी कहाँ रह रही हो, यहाँ आई हो तो। फिर वो कहती है अधुना मैं कहाँ रह रही हूँ, अधुना मैं, और यहाँ देख लो पीछे, अब वैसे भी बचा है कि अहम, और पीछे वसामी, तो अहम अधुना अहम जवाहर नगरे वसामी। तो इस प्रकार से इसमें भरना है, ये कहलाता है संवाद लेखन। तो आपको एक प्रश्न ये संवाद ध्यान रखना है, नाट्यांश की संस्कृत व्याख्या, श्लोक और गद्यांश का हिंदी अनुवाद। मैंने क्रम इसलिए लिखा ताकि आपको ध्यान में रहे, पेपर में भी ध्यान रखें, और ये श्लोक की व्याख्या। धन्यवाद।